हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जिस्ट परिवार में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज की यह जो क्लास संविधान की शुरुआत हो रही है, यह क्लास सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए सहायक पूर्ण सिद्ध होगी। जैसे यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीटीटी, सीटेट, सुपरटेट आदि एग्जामों के लिए यह बैच सहायक पूर्ण सिद्ध होगा। जैसे आज शुरू करना है संविधान, तो सबसे पहले जानते हैं यह संविधान क्या है। सबसे पहली बात क्या है, संविधान क्या है। संविधान क्या है और संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो देश है यह कितने एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। तो जो यह देश है या राज्य है, यह चार तत्वों से मिलकर के बना है। चार तत्वों से मिलकर के बना है। तो पहला तत्व क्या है आपका, पहला तत्व आपका क्या है, क्षेत्रफल है। पहला तत्व आपका क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब किसी भी देश को देश कहेंगे यदि, तो उसका खुद का कुछ न कुछ भूभाग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देश की पहली शर्त यह है कि उसका क्षेत्रफल होना जरूरी है। जब क्षेत्रफल हो जाएगा तो इस क्षेत्रफल पर निवास करेगी क्या, जनसंख्या। इसका मतलब है इस क्षेत्रफल पर कौन रहेगा, इस क्षेत्रफल पर जनसंख्या रहेगी। इसका मतलब यह है कि देश की जो दूसरी शर्त है, यह शर्त क्या है, जनसंख्या है। इसी तरीके से जो जनसंख्या है, जनसंख्या पे जो शासन चलाएगा, जो नियम कानून बनाएगा, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। और सरकार होना चाहिए, सरकार ऐसी सरकार होनी चाहिए जो खुद में क्या हो, संप्रभु हो। मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। मतलब जो सरकार हो, यह सरकार अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में क्या करे, निर्णय ले सके, उसके लिए बाध्यकारी ना हो। तो ये जो देश है, ये देश चार एलिमेंट से मिलकर के बना है। पहला कौन सा है, उस देश का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ भूभाग होगा। जब भूभाग हो जाएगा तो उस भूभाग पे जनसंख्या भी तो रहेगी, जी बिल्कुल रहेगी। तो जनसंख्या रहेगी और जनसंख्या के बाद क्या होगा, सरकार होगा। मतलब ये सरकार क्या करेगी, ये सरकार जनसंख्या है तो जनसंख्या पर नियम कानून के हिसाब से उनका नियंत्रण करेगी। अब जो सरकार है वह सरकार अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में क्या होगी, सक्षम होगी। तो संप्रभुता भी होना जरूरी है। तो यह मतलब यह है कि जो देश है, देश चार तत्वों से मिलकर के बना है। क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। ये चार बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं समझ पाए। जी, यह बात आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए होंगे। जैसे आप समझते हैं संविधान क्या है, इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमने क्या बना लिया, देश बना लिया। जब हमने देश बना लिया तो आ जाइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है, तो घर का जो निर्माण हुआ होगा, उस घर के निर्माण में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या क्षेत्रफल होगा घर का, जी होगा घर का क्षेत्रफल। जब घर का क्षेत्रफल होगा तभी तो घर का निर्माण कर पाएंगे। तो हमने घर बनाया तो घर का कुछ ना कुछ क्या था, क्षेत्रफल था। जब घर का क्षेत्रफल हमने बना लिया तो भाई घर है तो घर में क्या, जनसंख्या तो होगी। घर में मेंबर होंगे, मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, फैमिली होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से ये जो घर है, इस घर का कोई ना कोई क्या होगा, मुखिया होगा, जो अपने तरीके से परिवार को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जी बिल्कुल करेगा। और यह मुखिया अपने घर के आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसका मतलब क्या होगा, वह संप्रभु होगा कि नहीं। मेरे भाई, मेरे कहने का सिर्फ सीधा साया मतलब है कि जिस तरीके से एक घर है, घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। और जब घर बन करके तैयार होगा तो वहाँ पे जनसंख्या मतलब फैमिली के मेंबर रहेंगे। और इन जनसंख्या या फैमिली के मेंबर को कंट्रोल करने के लिए परिवार के कोई गार्जियन या मुखिया, मम्मी या पापा होंगे, वही क्या होगा, मुखिया होगा। और यह मुखिया अपने घर के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में क्या होगा, सक्षम होगा। वही क्या है, संप्रभुता है या संप्रभु है। इसका मतलब है यह क्षेत्रफल देश का क्षेत्रफल हुआ, यह जनसंख्या देश की जनसंख्या हुई, यह परिवार का मुखिया यह सरकार हुआ, और यह जो संप्रभुता है यह देश की संप्रभुता हुई। इसका मतलब है जिस तरीके से परिवार को बनाने के लिए हमने एक चार एलिमेंट्स देखे, उसी तरीके से इस देश को बनाने के लिए भी चार एलिमेंट्स हमने देखा। क्या बातें समझ में आ गई।
बातें समझ में आई मेरे भाई? जब देश बन गया तो देश पे शासन किस तरीके से चलाना है, उसका कोई नियम कानून तो होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये जब देश बन करके तैयार हो गया तो देश पे किस तरीके से शासन करना है, इसी शासन को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे समझिएगा संविधान क्या है। जैसे हमने देश बना लिया और इसी तरीके से हमने घर परिवार के सदस्यों को जोड़ लिया, इसका मतलब अब यह है कि यह घर बन गया, यह देश बन गया। अब इनको चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता होगी और वह नियम कानून जहाँ पे मेंशन होगा वही क्या होगा, संविधान होगा। बातें समझ में आई मेरे भाई? बातें समझ में आई? देश बन करके तैयार हुआ, अगर देश बन करके मेरे भाई तैयार हो गया है तो उसको किस हिसाब से चलाना है, कुछ नियम कानून तो होना चाहिए ना। तो वही नियम कानून जिस किताब में मेंशन है उसी किताब का नाम क्या है, संविधान है। का मतलब क्या है, नियमों का क्या समूह। मतलब संविधान क्या है, तो संविधान है नियमों का एक समूह। अगर इसकी परिभाषा आप समझेंगे, जो किताबी परिभाषा है, तो किताबी परिभाषा को आप समझते हैं तो इसमें यह किताबी परिभाषा क्या कहती है, किताबी परिभाषा कहती है कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे संपूर्ण भारत की शासन प्रणाली चलाई जाती है। वही बातें जो हमने बताया अभी कि एक नियमों का क्या है, समूह है। मतलब सारे नियम संविधान में मेंशन है, इसी के अनुसार क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। बातें समझ में आई? संविधान क्या है समझ में आया? संविधान एक नियमों का समूह है जिससे भारत की संपूर्ण शासन प्रणाली को चलाया जाता है। बातें समझ में आई? आ जाइएगा, अब समझते हैं संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। क्या है, देखिए संविधान की विशेषता। पहली विशेषता यह है कि जो भारत का संविधान है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि इस संविधान में 395 क्या है, अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। इसी तरीके से ये लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो सर अलिखित संविधान भी होता होगा? जी बिल्कुल, तो अलिखित संविधान भी होता है, अलिखित संविधान भी होता है। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर 90% जो चीज़ें होती हैं, 90% चीज़ें जो होती हैं वो लिखित होती हैं, इसलिए इसे लिखित संविधान बोलते हैं। और बाकी का जो 10% होता है वह व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे अलिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आई या नहीं? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 90% जो चीज़ें होती हैं या लिखित होती हैं, बाकी 10% चीज़ें व्यवहारिक होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि जैसे इंडिया का संविधान है, इंडिया के संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के दायरे में आता है। बातें समझ में आई? अलिखित संविधान की बात करेंगे तो जहाँ पे 90% जो चीज़ें होती हैं, 90% चीज़ें अलिखित होती हैं। अलिखित होती हैं मतलब लिखी नहीं होती हैं, ये व्यवहारिक होती हैं। बातें समझ में आई या नहीं आई? बाकी जो 10% चीज़ें बची होती हैं वह क्या होती हैं, लिखित होती हैं। 10% चीज़ें क्या होती हैं, लिखित होती हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई मेरे भाई? आ जाइए, देखिए लिखित संविधान हो गया, अलिखित संविधान हो गया। तो लिखित संविधान में जहाँ पे 90% लिखा गया होगा लिखित होगा, बाकी का 10% क्या होगा, व्यवहारिक होगा। अलिखित संविधान में क्या होगा, 90% अलिखित होगा मतलब व्यवहारिक होगा, 10% क्या होगा, लिखित होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप एक देश का लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। तो आप एक संविधान की एक विशेषता के रूप में क्या बताएंगे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह क्या था, पहली विशेषता थी। अब आ जाइए दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता क्या कहती है, दूसरी विशेषता यह कहती है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, संविधान, भारतीय संविधान अत्यंत लचीला एवं कठोर है।
भारतीय संविधान अत्यंत लचीला एवं कठोर है। अत्यंत लचीला एवं कठोर है। देखिए दो बातें। देखिए ये जो अत्यंत लचीला है इसको आप कह सकते हैं सरल संविधान। देखो एक तरफ आप समझते हैं लचीला और दूसरी तरफ समझते हैं क्या, कठोर। लचीला को हम कह सकते हैं क्या, सरल, दोनों से कह सकते हैं। ये आपका हो जाएगा लचीला और एक तरफ हो जाएगा क्या, कठोर। तो लचीला का मतलब है सरल, इसका मतलब है कि कुछ मामलों में भारतीय संविधान क्या है, सरल है, लचीला है। जैसे आप कह दें अनुच्छेद 2, इसी तरीके से अनुच्छेद 3, इसी तरीके से अनुच्छेद जैसे मान लीजिए 169 हो गया। मतलब क्या है, अनुच्छेद 2 पर कोई काम करना है, अनुच्छेद 3 पर कोई काम करना है, अनुच्छेद 169 पर कोई काम करना है, तो ऐसा काम संविधान में बिना संशोधन किए कर सकते हैं। जब बिना संशोधन किए करेंगे तो सरल है, और इसी को हमने क्या बोल दिया, लचीला बोल दिया। और कठोर का मतलब क्या होता है कि संविधान में कुछ काम संशोधन के माध्यम से संभव होता है। जब संशोधन के माध्यम से संभव होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, भारतीय संविधान कठोर होगा। तो भारतीय संविधान कुछ मामलों में सरल और कठोर दोनों है। कहने का मतलब है कि यह भारतीय संविधान कुछ मामलों में सरल, कुछ मामलों में कठोर। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान सरल, लचीला एवं कठोर दोनों है। बातें समझ में आई। पहली विशेषता क्या था, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात हमने क्या बताया, भारतीय संविधान अत्यंत लचीला एवं कठोर है। मतलब भारतीय संविधान कुछ मामलों में संशोधन नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सरल बोला जाता है। कुछ मामलों में क्या होता है, कुछ मामलों से संशोधन करना पड़ता है, जैसे जीएसटी है, तो इस प्रकार के नियम क्या है, कठोर हैं। तो संविधान जो है यह सरल और कठोर दोनों है। बातें समझ में आई। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है समझते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। देखिए इसकी विशेषता क्या है समझिएगा। क्या है, भारत में क्या है, लोकतंत्र। भारत में क्या है, लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। क्या होता है, जनता का शासन। हम जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही मेरे लिए क्या करेगा, कानून बनाएगा, वही क्या है, जनता का शासन है। तो ये जो लोकतंत्र होता है, यह लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक लोकतंत्र का नाम क्या है, प्रत्यक्ष है। एक लोकतंत्र का नाम क्या है, प्रत्यक्ष है। एक लोकतंत्र का नाम क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहने का मतलब है कि यह जो डेमोक्रेसी होती है, यह डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। एक डेमोक्रेसी का नाम है डायरेक्ट, दूसरी का नाम क्या है, इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहां पर जनता द्वारा जहां पर जनता द्वारा बनाए गए कानून का इस्तेमाल होता है। जहां पे जनता द्वारा बनाए गए कानून का इस्तेमाल होता है, वही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल में जैसे समझते हैं, जैसे एक देश आपका क्या है, नॉर्वे है। इसी तरीके से आपका क्या है, स्वीडन है। इसी तरीके से आपका क्या है, स्विट्जरलैंड है। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे नियम कानून जनता के द्वारा बनाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब आ जाइएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जहाँ पे जनता कानून नहीं बनाती, जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। कौन बनाता है, जनता के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या कह देंगे, इंडिया। जैसे क्या कह देंगे, इंडिया। भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो भारत में जो लोकतंत्र है कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष। मतलब हम लोग कानून नहीं बनाते हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जाकर के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र माना गया है। आगे एक विशेषता क्या है कि यहाँ पे संविधान को सर्वोच्च माना गया है। यहाँ पे संविधान को
संविधान को सर्वोच्च माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। इसका मतलब यह है कि संविधान को सर्वोच्च माना गया है, तो संविधान को सर्वोच्च इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें जो नियम और कानून दिए गए हैं, यह नियम कानून के अनुसार ही सरकार चलेगी, इसी नियम कानून के अनुसार चलेगी। इसका मतलब है कि इस संविधान को सर्वोच्च माना गया है, इसका मतलब संविधान में दिया गया है क्या, विधि। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसकी सर्वोच्चता है, यहाँ पे विधि की सर्वोच्चता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे। जब यहाँ पे संविधान है और संविधान में दिया गया है नियम और कानून, इसका मतलब शासन किसका है, विधि का शासन है। इसलिए इसको कह सकते हैं यह क्या है, यह विधि का शासन है। बातें समझ में आई। इसलिए यह कह सकते हैं भारत में किसका शासन है, विधि का शासन है। फिर से एक बार इस विशेषता को समझते हैं। संविधान को सर्वोच्च माना गया है, तो संविधान को सर्वोच्च माना गया है, इसका मतलब संविधान के अनुसार ही जो व्यक्ति काम करेगा, संविधान के अनुसार ही काम करेगा। तो संविधान में दी गई है क्या, विधि, तो यहाँ पे सर्वोच्चता किसकी, विधि की। और जब विधि की या कानून की सर्वोच्चता है, अर्थात शासन किसका हुआ, विधि का शासन हुआ। इसका मतलब ये तीनों आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं कि संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारत में, विधि का शासन है और विधि की सर्वोच्चता को माना गया है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। आ जाइएगा कुछ और टॉपिक पे समझते हैं। भारत संप्रभुता वाला देश है, भारत संप्रभुता वाला देश है, भारत संप्रभुता वाला देश है। देखिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है, भारत संप्रभुता वाला देश है, इसका मतलब क्या है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में खुद निर्णय लेने में सक्षम है, किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। बातें समझ में आई। संप्रभुता का मतलब ही होता है सबसे ऊपर, मतलब इसके ऊपर अब कोई शक्ति नहीं है। यह क्या है, संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब क्या होगा, क्या बताएंगे, बताना आपको यह है कि सबसे ऊपर। संप्रभुता का अगर कोई व्यक्ति अर्थ पूछे तो बता देना क्या, सबसे ऊपर। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, मतलब अब इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। क्या बताएंगे, भारत एक संप्रभुता वाला देश है, यह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में खुद संपन्न है, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। यही क्या है, संप्रभुता है। समझ में आई बात। एक दो एग्जांपल और समझते हैं, एक दो विशेषता और क्या है। एक विशेषता आपका यह है, एक विशेषता आपकी यह है कि न्यायपालिका जो है क्या है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है यह किसी के दबाव में किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं देगी, यह स्वतंत्र है। यह क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगली बात समझते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था का गुण है या संसदीय व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था के एक दो गुण को समझ लेते हैं। संसदीय व्यवस्था है तो संसदीय व्यवस्था के एक दो गुण समझ लेते हैं। क्या होता है, एक दो गुण समझिएगा। एक पहला तो यह होता है संसदीय व्यवस्था में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोहरा अध्यक्ष होता है। यहाँ पे दोहरा अध्यक्ष होता है। क्या होता है, यहाँ पे दोहरा अध्यक्ष होता है। संसदीय व्यवस्था का जो एक गुण है क्या है, यहाँ पे दोहरा अध्यक्ष होता है। एक तो क्या होता है, नाम मात्र होता है। और नाम मात्र का कौन होगा, नाम मात्र का कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। नाम मात्र का कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक कौन होगा, वास्तविक कौन होंगे, पीएम होंगे। ये संसदीय व्यवस्था का पहला गुण था कि यहाँ पे क्या होता है, दोहरा अध्यक्ष होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोहरा अध्यक्ष होता है। एक दो और आप समझते हैं इसमें, एक दो और समझते हैं इसमें, एक दो और क्या है समझते हैं। यहाँ पे जो सरकार होती है यह निचले सदन पे निर्भर करती है। यहाँ जो सरकार है, यहाँ की सरकार
निचला सदन, निचला सदन का मतलब क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा पर क्या होती है? निर्भर होती है, लोकसभा पर निर्भर होती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल में, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को क्या बोलते हैं? निचला सदन। ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर जो पीएम होते हैं, ये पीएम हमेशा लोकसभा से चुने जाते हैं, और लोकसभा जो होती है उसे निचला सदन बोला जाता है, और बहुमत के आधार पे क्या होते हैं? पीएम का चुनाव होता है। समझ में आई बात? और एक बात और, इसके संसदीय व्यवस्था का एक गुण यह है कि यहाँ पे जो निर्णय होता है यह बहुमत के आधार पे होता है, बहुमत के आधार पे होता है। इसका मतलब है जिस पार्टी की बहुमत होगी, जिस पार्टी का ज़्यादा बहुमत होगा, वही पार्टी की क्या होगी? सरकार होगी। बातें समझ में आई? यह था क्या आपका संसदीय व्यवस्था का गुण। अब आगे आ जाइए, अब आगे समझते हैं जो सरकार है, यह सरकार जो है इसके 3 अंग हैं, या संवैधानिक सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, इसको समझते हैं। संवैधानिक सरकार के कितने अंग हैं? संवैधानिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन सा है समझते हैं इसको। संवैधानिक सरकार के 3 अंग हैं। संवैधानिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है क्या? कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। दूसरा विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। ये संवैधानिक जो सरकार है इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या होती है? तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन लोग आते हैं? तो कार्यपालिका में मंत्री आते हैं। देखिए, कार्यपालिका का काम क्या होता है? क्या करना? कार्यपालिका का क्या काम होता है? नीतियाँ बनाना। कार्यपालिका का काम होता है नीतियों को क्या करना? बनाना। और विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का मतलब क्या होगा? विधि, विधि बनाने वाला। इसका मतलब विधायिका का मतलब क्या है? कानून बनाना। विधायिका का क्या काम होगा? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम होगा? नीति को बनाना। और क्या नियम कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, उसी की क्या करना? समीक्षा करना। उसी की समीक्षा करना कौन काम करेगा? न्यायपालिका काम करेगा। मतलब क्या है? नीतियाँ बनाया कौन? कार्यपालिका। कानून कौन बनाया? विधायिका। और उसकी जांच पड़ताल कौन किया? समीक्षा कौन किया? तो क्या बताएंगे? न्यायपालिका। जब यह समीक्षा कर रहा है कि क्या नियम कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, इसका मतलब संविधान को बचा रहा है या नहीं, इसलिए इसे बोला जाता है क्या? संविधान का रक्षक। क्या बोला जाता है? संविधान का रक्षक। बातें समझ में आई? इसका और काम क्या होता है? फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, इसकी भी क्या करना? बचाव करना। इसका भी क्या करना? बचाव करना। न्यायपालिका जो है इसकी समीक्षा का क्या करेगा? विभिन्न नियम कानून को जो बनाया गया है उसकी समीक्षा करेगा। संविधान का इसलिए रक्षक बोला जाता है, और मूल अधिकार की भी रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ जाइएगा। इसके आगे और समझते हैं। जो विधायिका होती है, कार्यपालिका 2 प्रकार से, विधायिका भी 2 तरीके से होती है। बाकी न्यायपालिका के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? तो न्यायपालिका है। सबसे पहले क्या है? न्यायपालिका। सबसे पहले न्यायपालिका को समझते हैं। सबसे पहले क्या है? न्यायपालिका। ये जो न्यायपालिका है, एक तो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और एक तो होता है आपका क्या? हाई कोर्ट, और एक तो आपका क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 तरीके के होते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, ये मेरे भाई, ये दोनों लोग क्या होते हैं जानते हैं? ये दोनों लोग स्वतंत्र होते हैं। ये दोनों लोग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जबकि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, ये अस्वतंत्र होते हैं। ये अस्वतंत्र होते हैं, या आप कह सकते हैं ये आश्रित होते हैं। अस्वतंत्र होते हैं या आश्रित होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कुछ मामलों में ये जो अपना डिसीजन देंगे वो सही होगा, लेकिन यदि इनके डिसीजन को मना करके यदि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है तो ये भी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। बातें समझ में आई? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, दोनों लोगों को स्वतंत्र माना गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये अस्वतंत्र होते हैं। अगली बात आपकी क्या है? कार्यपालिका।
देखिए कार्यपालिका क्या है, हमने बताया कि नीतियों को बनाने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। तो कार्यपालिका दो प्रकार से होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है, एक तो कार्यपालिका होती है अस्थायी कार्यपालिका, एक कार्यपालिका क्या होती है स्थायी कार्यपालिका, और एक कार्यपालिका कैसी होती है अस्थायी कार्यपालिका। एक कार्यपालिका कैसी होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो आपका क्या है अस्थायी कार्यपालिका। जैसे मान लीजिएगा कि अस्थायी कार्यपालिका का मतलब है अस्थायी है, कभी भी बदल सकती है। इसका मतलब है कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है और कल किसकी गवर्नमेंट हो सकती है, कांग्रेस की। मतलब आज किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, आने वाले समय में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो जाएगी। इसका मतलब यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है, कभी भी इसमें परिवर्तन हो सकता है। यह है आपका क्या अस्थायी कार्यपालिका। जबकि स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत क्या होगा, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो नौकरशाही आते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस वगैरह हो गए, ये जो नौकरी वाले जो लोग होते हैं, नौकरशाही जो लोग होते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। बातें समझ में आई। अब आ जाइए समझते हैं क्या होती है विधायिका। आइए समझते हैं क्या होती है विधायिका। देखिए जो विधायिका होती है, ये विधायिका सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है। ये विधायिका क्या होती है, सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है। कैसे, देखिए ये जैसे केंद्र विधायिका है, केंद्र विधायिका इसे बोलते हैं केंद्र विधायिका, और केंद्र विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। केंद्र विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और संसद में दो सदन होते हैं, एक आपका क्या लोकसभा और एक क्या आपका राज्यसभा। बातें समझ में आई। इसी तरीके से ये राज्य विधायिका जो होती है, ये जो राज्य विधायिका होती है, राज्य विधायिका जो होती है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं विधानमंडल। ये राज्य विधायिका को क्या बोलते हैं, विधानमंडल। और इस विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। लेकिन यह जो विधान परिषद है यह सभी राज्यों में नहीं होती है, यह वर्तमान में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। आइए इसी तरीके से जो राज्य विधायिका है, राज्य विधायिका को क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। तो विधानमंडल में क्या होता है, एक विधानसभा होती है और एक क्या होता है, विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, वर्तमान में 6 ही राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। आगे बताएंगे आप लोगों को कि जब विधान परिषद का यदि गठन करना है तो अनुच्छेद 169 के तहत हम विधान परिषद को बना सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के माध्यम से उसमें होगा उसको हम बाद में क्लियर करेंगे जब कभी विधान परिषद पढ़ाएंगे तब। तो ये विधानसभा हो गया, ये विधान परिषद हो गया। अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये विधानमंडल है, ये क्या है आपका विधानमंडल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विधानमंडल किससे मिलकर के बना होता है। तो विधानमंडल मिलकर के किससे बना होता है, एक तो भाई साहब राज्यपाल हो जाएंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है, इन्हीं दोनों से मिलकर के क्या बनी होती है, विधानमंडल या राज्य विधायिका। इसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति पूछे आपका कि ये जो संसद है, ये संसद किससे मिलकर के बनी होती है, तो संसद में क्या होते हैं, दोनों सदन होते हैं। संसद में क्या होते हैं, दोनों सदन, मतलब ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। कोई यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ है, यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ है, नहीं है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। यदि यह क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप एग्जिस्ट एकेडमी को क्या करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बातें समझ में ना आई हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।